नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक? बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन बी। गाला पेपर सॉल्यूशन ने शुरू कर लिया है। तो आइए अब देखते हैं कि सेक्शन बी के अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड ये सेक्शन बी जो है वो आपको 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओके, 13 में से। एंड टोटल 18 मार्क का सेक्शन रहता है, 2 मार्क ईच क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये पॉइंट वाइज भी आंसर दिए हैं और आपको इसी पॉइंट वाइज की तरीके से आंसर लिखने होते हैं। गुजरात बोर्ड में पैराग्राफ वाले आंसर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो जैसे कि आपको दिया गया 25 नंबर का क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस होते हैं, कि मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना बेटा, तो हाउ कुड वी आइडेंटिफाई कि रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ 4-5 क्राइटेरियाज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे गैस निकलना, ठीक है, तो कोई गैस निकलती है इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हुआ है ना, बबल्स निकलना होता है ना, ठीक है। जैसे आप पानी में इनो डालते हो तो कैसे बबल निकलते हैं, दैट मीन्स कि देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड द पाउडर ऑफ द इनो, ठीक है। चेंज ऑफ कलर, कलर बदल जाता है, ओके। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कि रेसिड्यू नीचे मिल जाना, पीपीटीज बनना। पीपीटी मतलब कि ये कंप्यूटर पीपीटी नहीं होता, पावर पॉइंट नहीं होता, इट्स अ रेसिड्यू, कचरा नीचे निकलना, ठीक है। फिर आता है चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ठीक है। जो भी अपने पास प्रोसीजर रहते हैं, कन्वर्जन रहते हैं, तो ये कन्वर्जन भी होता है जो केमिकल रिएक्शन में बताता है, ठीक है। जैसे दूध है तो दूध में केमिकल रिएक्शन तो दही बन जाती है, तो दही इज ए काइंड ऑफ सॉलिडिफिकेशन ना, ठीक है। सॉलिड जैसी तो होती है और दूध लिक्विड होता है, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ कि नहीं हुआ ना। तो इस तरीके से रहता है, ठीक है। दूध में से पनीर बन जाता है, पनीर भी सॉलिड होता है, दूध लिक्विड होता है। तो ऐसे स्टेट ऑफ चेंजेस जो होते हैं वो भी हम इंडिकेट करते हैं कि सम केमिकल रिएक्शन हैड हैपेंड। चेंज इन टेम्परेचर बदल जाना, ठीक है। शायद चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास कुछ ये कैटेगरीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बेटा, क्वेश्चन समझ के लर्न करोगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। आप लोग कहोगे कि मैम हम लोग बस लर्न ही कर लें, तो रेटाफिकेशन से आपको क्वेश्चन ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेंगे। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको ये बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, इसका आंसर आपको इस पेज पे मिल जाएगा, ढूंढ लो, ठीक है। मैं वो चीज़ नहीं कर रही, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट कि अगर आपका कोई चैप्टर मिस भी हो चुका हो तो एटलीस्ट क्वेश्चंस के बहाने आपको वो चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। और क्वेश्चन समझोगे तो आप अपने खुद के स्टेटमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। आप 10th स्टैंडर्ड के ग्रोन अप बच्चे हो, आपको रेटाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि समझना ज़रूरी है, तभी तो आप लिख पाओगे। तो इसके लिए प्लीज़ क्वेश्चन को समझो, ओके। वीडियो स्किप करके किसी आंसर के फोटो ले लेना, ये करना, फिर लर्न करना, उससे उतने मार्क्स जो आप डिजर्व करते हो ना वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गेंगी। गेंगी कहते हैं अपन इसको, व्हाट इज गेंगी। ऑन विच फैक्टर्स द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गेंगी फ्रॉम द ओर डिपेंड, ठीक है। तो गेंगी होता क्या पहले, तो गेंगी इज नथिंग बट एन इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो जो हम लोग माइनिंग करके पत्थर निकालते हैं ना, रॉक निकालते हैं, उसको मिनरल कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो होता है डस्ट होगा, सॉइल होगा, ठीक है, कुछ अर्थ के पार्टिकल्स होंगे, लाइमस्टोन होगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना बेटा, इन्हीं को ही हम लोग कहते हैं गेंगी, दैट मीन्स की अनवांटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है बेटा। तो गेंगी इज नथिंग बट द अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। अब कैसे रिमूव करेंगे, तो देखो वो डिपेंड करता है कि ओर कहाँ से मिला है, ठीक है, कौन से एरिया से, कौन से रीजन से मिला है, वो मैटर करता है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गेंगी फ्रॉम द ओर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गेंगी, ठीक है। तो वो गेंगी के अंदर, जैसे अगर उसके अंदर लाइमस्टोन है तो उसको निकालने का तरीका अलग होगा, सिंपल सैंड है तो उसको निकालने का तरीका अलग होगा, अगर आयरन के पार्टिकल्स है थोड़े से ही तो उसको निकालने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि गेंगी को रिमूव करने के लिए हमें कौन सा सेपरेशन मेथड यूज़ करना होता है, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What advantage over an aquatic
ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जो हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, ओके, लैंड ऑर्गेनिजम्स, तो जो ज़मीन पे पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म उनको ज़्यादा एडवांटेज क्यों है कंपेरिजन टू द एक्वेटिक, मतलब पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का। बहुत सीधा सीधा हिसाब है बच्चा। जो हमारे एयर होती है ना, जो हमारे लैंड पे जो एयर है उसके अंदर 21% ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, जबकि पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ 1%, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी हम लोग जैसे वी आर लिविंग इन ऑन द लैंड, ठीक है, तो हमारे पास जो एयर है इट कंटेन्स 21% ऑफ द ऑक्सीजन, जो इनफ है हम लोगों के लिए ब्रीथ करने के लिए, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर लैंड एनिमल्स देन फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, एंड दैट इज द रीज़न, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव द एडवांटेज ऑफ गेटिंग मोर ऑक्सीजन देन द एक्वेटिक। और इसके साथ जब मच्छियों को देखोगे ना, मछलियों को एक्वेरियम वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो उनका मुंह पूरा दिन चलता रहता है, ठीक है। तो मुंह पूरा दिन चलने का मतलब ये है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ना पानी के अंदर, तो इसके लिए वो सांस लेती रहती है और हम इतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है। बात समझ में आई? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे लगे आंसर ज़रूर बताइएगा। मैंने पहले भी कहा था, मैंने दोबारा कह रही हूँ कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको आंसर्स देती हूँ, ठीक है। 2-3 वेबसाइट्स देख लो, किताबें देख लो, ठीक है, वो सब ले लेकर फिर जो जो मुझे स्टेटमेंट इजी तरीके से लगते हैं उन सबको मर्ज करके मैं आपको आंसर देती हूँ, ताकि बच्चे इजीली इसको लर्न कर ले। तो ये मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसे लग रही है, एंड डू यू फाइंड दिस आंसर्स फ्रूटफुल, कि भाई आपको ईजिली लर्न हो जाए। ऐसे मैं कोई भयंकर वर्ड्स नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं कि भयंकर वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। मीनिंग निकलनी चाहिए आंसर की। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पीशीज। कोई भी स्पीशीज का एग्जिस्टेंस मतलब कि उसका इस धरती पे रहना, ठीक है, उसके लिए वेरिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो, वेरिएशन मतलब क्या है ना, बदलाव आना, ठीक है, नेचर के अंदर बदलाव आना। नेचर में बदलाव आता है, नेचर मतलब टेम्परेचर बदल गया, क्लाइमेट बदल गया, वेदर बदल गया ना, उस जब ये सब बदलाव आते हैं तो उस दौरान कोई भी स्पीशीज जो हैं वो यहाँ तो मर जाते हैं, जिंदा रहते हैं। अपने को तो पता ही है, ठीक है। समझो कि जब हम लोग डायनासोर्स की बात करते हैं तो कैसे हम कहते हैं कि पूरी की पूरी धरती जो है वो खलास हो गई थी, सारे डायनासोर्स की प्रजाति मर गई थी, पर ऐसा भी नहीं है। अगर वो साइड से मर जाते तो आज हम बर्ड्स को नहीं देख पाते। बर्ड्स जो है वो कहते हैं दीज आर द इवोल्यूशंस ऑफ द डायनासोर्स फैमिली, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स बच गए होंगे, सर्वाइव कर चुके होंगे उस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वेरिएशन आया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर चुके हैं। ओके, तो वेरिएशन इज नथिंग इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पीशीज एज इट हेल्प्स द स्पीशीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइव एंड फ्लरिश इवन इन एडवर्स एनवायरमेंट। एडवर्स मतलब कि भयंकर एक्सट्रीम एनवायरमेंट, ठीक है, या एक्सट्रीम ठंडी है, एक्सट्रीम गर्मी है, एक्सट्रीम लावा पड़ रहा है वॉल्केनो से, वॉटेवर, ठीक है। बहुत जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है तब अगर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस उनकी बॉडी में आ जाते हैं, इसकी वजह से। इफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पॉपुलेशन लिविंग इन दैट हैबिटेट, सुनना मेरी बात को मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है ना, अच्छे में सुनो अच्छे से। इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन दैट हैबिटेट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एक हैबिटेट है, एक माहौल है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन के वहीं पे ही रह रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से रह रहे हैं, देन देर इज अ डेंजर दैट दे ऑल मे डाई, ठीक है, चांस आ सकता है कि कोई भी सर्वाइव न कर जाए, ठीक है, सबके सब मर जाएं। अब अगर ऐसा हुआ तो दिस विल एलिमिनेट द स्पीशीज फ्रॉम द हैबिटेट, ठीक है, तो वो स्पीशीज उस जगह से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी, बचेगी ही नहीं। बट हाउएवर इफ सम वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन सम इंडिविजुअल्स, अगर कुछ इंडिविजुअल्स में, हम पूरी की प्रजाति के अंदर वेरिएशन की बात नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ ऐसे अनोखे बच्चे पैदा हो गए जिसके अंदर बदलाव आया, सो दे विल टॉलरेट एक्सेसिव हीट और कोल्ड, ठीक है, जो भी चेंज आया था, यहाँ बहुत ठंडी यहाँ बहुत गर्मी, उसको टॉलरेट कर लेते हैं, एंड देयर इज अ चांस फॉर देम टू सर्वाइव, और उनके लिए चांस बन जाता है सर्वाइव करने का, और ऐसे एडवर्स कंडीशंस में भी वो जिंदा रहते हैं। तो इसके लिए वेरिएशंस का होना ज़रूरी है, दैट हेल्प द स्पीशीज टू सर्वाइव इन द एडवर्स सिचुएशन ओवर द टाइम। ये देखो बेटा,
जो भी प्रजाति आज पैदा हुई है ना, तो कल को मरने वाली है, सीधी सी बात है, ठीक है। डायनासोर्स के टाइम पे हम लोग नहीं थे, ओके। अब हम लोग हैं और डायनासोर्स नहीं है, मतलब एक प्रजाति मरती है तो दूसरी पैदा होती है, तो ये चक्कर चलता ही जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो बच गया, दैट मीन्स कि वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है, दैट मीन्स कि उसके अंदर सर्वाइवल कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29। आई होप आंसर समझ में आया, इजी था, ठीक है। एक्सप्लेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब कि जाइगोट बन गया, ठीक है, फीमेल का ओव्यूल और मेल का जो पोलन ग्रेन्स है वो जब आपस से फ्यूज होकर जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद ये होता है कि जो ओवरी होती है ना, देखो बेटा आपको थोड़ा सा फिगर याद तो होगा ही, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फिगर आ रहा था ना अपना, ये स्टिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पॉलिनेशंस के लिए वो एंथर होंगे ऐसे करके, ठीक है, ये पूरा लंबा सा है। अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे गिरे, ठीक है, तो ये जो पूरी ओवरी है, ये पूरी ओवरी है, ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल रहता है, तो ये जो पूरी ओवरी है वो क्या बन जाएगी बेटा? फ्रूट बन जाएगी। जो ओव्यूल है, अंदर की तरफ ओव्यूल होता है जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि क्या समझो आपने एप्पल खा रहे हो या तो आप चीकू खा रहे हो, ठीक है, चीकू, तो चीकू जो फ्लैश अपन कंज्यूम करते हैं ना, वो ओवरी होती है प्लांट की, मतलब फ्लावरिंग प्लांट की, और जो सीड हम फेंक देते हैं ना, वो ओव्यूल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक पतली सी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। वही प्रोटेक्टिव लेयर ओव्यूल की जो है वो बाद में सीड की जाके कोटिंग बनती है। चीकू का सीड देखा होगा ना, तो बाहर का टफ कोटिंग रहता है उसका ना, ब्लैक कलर का, सब सीड्स में होता है, ठीक है। चीकू इसके क्योंकि उसका सीड थोड़ा सा लार्ज होता है तो थोड़ा दिमाग में जल्दी बैठ जाता है उसका शेप, ठीक है। तो जो ओव्यूल के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वही जाकर जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वही लेयर जो है उसका सीड कोट बन जाती है, और जो सेपल्स है और जो पेटल्स है वो फॉल ऑफ, मतलब नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। सेपल मतलब कि वो जो ग्रीन कलर के नहीं नीचे पत्ते होते हैं, और पेटल्स मतलब कि ऊपर जो रंग बिरंगी फ्लावर के पत्ते होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, क्लियर। 2 मार्क का है, 4 पॉइंट्स इनफ है, इससे आगे कुछ होता भी नहीं है, फिर दूसरा प्रोसीजर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। व्हाइट लाइट ऑफ द सन इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई सन की जो सफ़ेद लाइट जो हमें मिलती है वो 7 कलर से, सतरंगी कलर से ये मिली हुई है। एक्सप्लेन विद अप्रोप्रिएट डायग्राम ऑफ न्यूटन एक्सपेरिमेंट शोड, ठीक है। तो न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो बताओ कि, और उससे बताओ कि हाँ भाई व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बनती है, और जब 7 कलर्स मिल जाएंगे तो हमें व्हाइट लाइट मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा यूँ घुमा के दिया हुआ है, इसको अगर हम सीधा सीधा बोले ना, तो आपके बुक में एक टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, ऐसा टॉपिक है आपके पास, वही उसका आंसर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन शोड द रिवर्स ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो पॉसिबल। न्यूटन ने बताया कि भाई हमें इतना तो पता है कि प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म से जब लाइट आती है तो सतरंगी ना स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती है, वो तो हमें क्लियर है। बट अगर वही 7 कलर प्रिज्म के अंदर जब वापस जाते हैं ना, तो वहाँ से क्या निकलती है? व्हाइट लाइट निकलती है। तो ये रिवर्स प्रोसीजर हुआ। तो ये वहाँ पे वही स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यूटन ने बताया कि रिवर्स डिस्पर्शन मतलब कि लाइट का स्प्लिट होना, ठीक है, उसका रिवर्स भी पॉसिबल है। जब सारे के सारे लाइट एक साथ मिल जाएंगे तो हमें व्हाइट लाइट मिलेगा। इसके लिए न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन केप्ट 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म, ठीक है, 2 सामने प्रिज्म रखे, आपका फिगर दिया आप देख सकते हैं, एक दूसरे के नज़दीक, एक सीधा रखा दूसरा इन्वर्टेड रखा, ठीक है, इन द इरेक्ट पोजीशन एंड अदर वन इज द इन्वर्टेड पोजीशन। तो अभी आप फिगर देखो बच्चा जी, अब आपको इसके अंदर बोला गया है कि ये वाइट लाइट आ रही है, देखो ये वाइट लाइट आई, ठीक है, ये लाइट यहाँ पे प्रिज्म से टकराई, फिर अंदर की तरफ गई, तो वी नो कि वो रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, अंदर की तरफ गई तो आपको यहाँ पे रेड और वायलेट की 2 रेस मिल रही होगी। बाकी तो इसी के विबग्योर, बाकी तो इन्हीं के अंदर होती है ना सारी की सारी लाइट। तो इसके अपन 2 रेस बता रहे हैं, एक वायलेट की और एक रेड की। जब ये वायलेट की और रेड की दूसरे वाले प्रिज्म में जा रही हैं और फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो फिर से क्या बन जा रही है? व्हाइट लाइट बन जा रही है। आया समझ में? तो ये अच्छे से आपको एग्जांपल मिल जाएगा। तो देखिए अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाइट लाइट ऑफ द सन गेट्स डिस्पर्स्ड, ठीक है, डिस्पर्स जब हम प्रिज्म 1 से पास कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पे हम लोगों को कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं, 7 कलर्स जो है वो मिल रहे हैं। एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास, अब ये जो स्पेक्ट्रम है वो कहाँ से पास होगा? सेकंड प्रिज्म से। तो सेकंड प्रिज्म P2 से
जब ये पास होते हैं, या सेकंड प्रिज्म P2 जब ये सारे 7 कलर को रिसीव करता है फर्स्ट प्रिज्म से, तो वो उनको कंबाइन कर लेता है और आपको एक सिंगल वाइट कलर मिल जाता है। तो दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया, ठीक है। तो यहाँ से न्यूटन को पता चला कि वह सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है। या तो इवन दो कोई भी वाइट लाइट होगी जो सन की सिमिलर होगी, वो 7 रंगों से ही मिलके बनी हुई है। तो दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ, है ना, मज़ा आ रहा होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि मीनिंग समझ में आए, ठीक है। लर्न करने में फिर मज़ा आएगा। चलिए तो देखते हैं अभी हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 वॉट एंड एन रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट आर ऑपरेटेड इन योर हाउस। ठीक है, आपके घर में, चलो सॉल्यूशन की बात करते जा रहे साथ साथ में। आपके घर में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर दिया हुआ है। सो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ईवी लिख देती हूँ मैं, कितना दिया हुआ है 100 वॉट। एंड पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना दिया हुआ है 400 वॉट। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ दीज अप्लायंसेज आर ऑपरेटेड 10 आवर्स पर डे। ठीक है, टाइम की बात कर रहा है वो, तो 10 घंटे पर डे, एक दिन में अपन 10 घंटे अगर इनको ऑपरेट करते हैं, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी यूज फॉर 10 डेज। मतलब कि हमें इसमें निकालना है एनर्जी, एनर्जी कितनी हम लोग यूज करेंगे कितने दिन के लिए, फॉर 10 डेज। ठीक है, एक दिन में 10 घंटे चला रहे हो तो आप 10 दिन में कितना होगा। अगर आपको ₹8 किलोवाट आवर का दिया हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली आपको कॉस्ट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कॉस्ट आपको, कि 1 किलोवाट आवर का कितना है, 8 रुपये है। ठीक है, डन। चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। हम लोग ना बीच में एक डंडी खींच लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का कैलकुलेशन और यहाँ पे हम लोग करते हैं रेफ्रिजरेटर का कैलकुलेशन। बाद में प्लस कर लेंगे। सो बच्चों देखो, जैसे अभी हमें पावर दिया हुआ है आपको, तो पावर हमें दिया हुआ है वॉट में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड बाय 1000 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.1 किलोवाट। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे किलोवाट में कॉस्ट दी हुई है, इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा टाइम की बात करते हैं, एक दिन 10 घंटे। ठीक है, तो 10 दिन कितने घंटे हो जाएंगे, 100 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल आवर्स कितना हो गया, 100 आवर्स। फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, सो देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 0.1 और टाइम कितना है 100। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया बच्चा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 10 किलोवाट आवर, है ना। पावर का किलोवाट और टाइम का आवर, ये एनर्जी कंज्यूम हुई हमारी बल्ब की। सेम बात करें रेफ्रिजरेटर, इसका पावर कितना दिया हुआ था हम लोगों को बेटा, इसका पावर दिया हम लोग को 400 वॉट। तो 400 डिवाइड बाय 1000 क्या हो जाएगा बेटा 0.4 किलोवाट। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, अगेन 100 आवर्स ही है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो 0.4 इंटू 100, 4/10 इंटू 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 40 किलोवाट आवर। ओके, तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं बेटा, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 10 + 40 कितना हो जाएगा 50 किलोवाट आवर। और कॉस्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर के 8 रुपये हैं। ठीक है, तो 50 किलोवाट के साथ अपन 8 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा ₹400। तो कितना बिल आएगा बेटा एनर्जी कंजम्पशन का, 400 रुपये। ठीक है, डन। आया समझ में अच्छे से ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। चलिए क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन।
सो व्हाट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड गिव वन एग्जांपल। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो वेरिएबल मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें वोल्टेज चेंज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि 220 वोल्टेज आ रहा है तो वो रहेगा ही रहेगा, पर उसके मुताबिक हमें करंट को अगर बदलना है तो क्या करें? तो करंट को बदलना है तो उसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस को बदलेंगे तो करंट बदलेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को बदलने वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वो जैसे आपको एग्जाम्पल किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैंने वही दिया, दैट इज अ रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की तरह होता है, ऊपर एक पिन होती है, ठीक है। तो उसको आप चेंज करो ना तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? करंट बदलेगा एज पर द ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स हमें क्या कह रहा है? V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। मैं डार्क पेन ले लूँ। ओके, ओम्स क्या कह रहा है? V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो अपन इसको यहीं पे रख देते हैं, V को वोल्टेज को फिक्स रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर मुझे करंट में बदलाव लाना है तो हमें रेजिस्टेंस में बदलाव लाना पड़ेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कैसा होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए जितना वोल्टेज का वैल्यू अपन ने डिसाइड किया हुआ है। खैर इतना डीप में नहीं जाना है आपको। तो बेसिकली करंट को बिना वोल्टेज को छेड़खानी किए करंट को बदलने के लिए हमें कंपोनेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। उस कंपोनेंट को हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका एग्जाम्पल है रियोस्टेट। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है? On which factors does the magnitude of the electric field produced due to a current through a straight conductor depend? ठीक है, तो कह रहा है कि स्ट्रेट कंडक्टर जो होगा, जैसे ये आप कंडक्टर समझ लो, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। तो इनमें कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इन प्रोड्यूसिंग द करंट। देखो बहुत सीधा 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 हिसाब है। एक तो आएगा कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। तो सिंपल बात बोलूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप सर्किट के अंदर, ठीक है, करंट की मात्रा को बढ़ाते जाओगे, जैसे आपने पहले 9 वोल्ट का बैटरी लिया, ठीक है, फिर 12 वोल्ट का ले रहे हो, फिर 20 वोल्ट का ले रहे हो, वोल्टेज बदलोगे तो करंट भी तो बदलेगा ना, ठीक है। तो करंट बदलेगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी बदल जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी बोलते हैं और करंट को अपन आई, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू द आई, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जैसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द वायर। मतलब ये है कि समझो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। अब बेसिकली जो वायर इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो नज़दीक होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। कम होगा तो जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। डिस्टेंस कम है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम, ठीक है। आप सिंपल लॉजिक समझो ना, आपके पास 2 मैग्नेट है हाथ में, ठीक है, समझ लो। तो अगर तुमने 2 मैग्नेट को इतना दूर रखा है, ठीक है, इतना दूर आपने रखा है, तो क्या चिपकेंगे आपस में? नहीं चिपकेंगे, कितना भी फोर्स क्यों ना हो, नहीं चिपकेंगे, ठीक है। उसको अगर आप नज़दीक लेके आओगे धड़ाम से चिपक जाएंगे, है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ? इफ द डिस्टेंस इज हाई देन फोर्स इज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स इज लेस। तो इसके लिए डिस्टेंस का तुम कैलकुलेशन दिमाग में रखो, ठीक है। तो ये कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 2 फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स पे अपने को शॉर्ट नोट लेना है। तो ये कंज्यूमर एसएसटी वाला कंज्यूमर नहीं है, ये कंज्यूमर साइंस वाला है। मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। सो कंज्यूमर्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फेड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट बेस्ड अपॉन द पोजिशन इन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल में उनका पोजिशन अलग अलग होता है, इसके हिसाब से वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और दैट्स वाई दे हैव डिफ्रेंशिएटेड इनटू द कैटेगरीज लाइक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरली, ठीक है। अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर, तो देखो ये मैंने छोटू सा एक ट्रायंगल बना लिया, किताब में भी है, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर आया अपना फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि घास को खाने वाला होगा ना, ग्रास ऑफर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आ रहा है बच्चा? सेकंड पे। तो देखो प्राइमरी कंज्यूमर बिलोंग्स टू द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, समझ में आया ना ये वाला, ठीक है। तो सेकंड वाली सीरीज जो है, सेकंड वाला जो पोजीशन है
ट्रॉपिक लेवल का, उसमें कौन आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर आएगा। अब आप खुद सोचो, जब थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा तो कौन सा कंज्यूमर आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर, जो किसको खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, ठीक है। टर्शरी मतलब कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ जाएगा बेटा? टर्शरी। टर्शरी किसको खाएगा? सेकेंडरी को खाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ बराबर बोल रही थी मैं, सॉरी, ठीक है। फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास क्वाशनरी कंज्यूमर्स, जो टर्शरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते अपन अच्छे से इसको। तो एग्जाम्पल में क्या है? फूड चेन है आपके पास, ग्रास को खा रहा है इंसेक्ट, इंसेक्ट को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, और स्नेक को खा रहा है ईगल, ठीक है। तो अब ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास बन गया प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि खाना खुद बनाता है। फिर इसको कौन खा रहा है? इंसेक्ट, तो इंसेक्ट आ गया प्राइमरी कंज्यूमर। उसको कौन खा रहा है? फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको कौन खा रहा है? स्नेक, टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल, तो दैट इज द क्वाशनरी कंज्यूमर, ठीक है। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। Only 10% energy is transmitted from one tropic level to the next tropic level. Explain with the help of example. ठीक है, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। अभी अपन ने पूरा लेवल देखा ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ग्रासो खा रहा है, ग्रासोफर्सो खा रहा है, फ्रॉग, ठीक है। तो जब वो खाते हैं तो उनमें सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है पहले वाले में से। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको अपन कहते हैं 10% लॉ। ये बताया था रेमंड लिंडमैन ने, ठीक है। फूड चेन के अंदर जब फूड एक ऑर्गेनिज्म के बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है। ये एनर्जीज जो हैं वो ट्रांसफर होती है इनटू ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। एक करके एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। हर एक टॉपिक लेवल में सिर्फ 10% जितनी एनर्जी ही ट्रांसफर होती है टू द हायर टॉपिक लेवल। जैसे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स हैं जिन्होंने 10,000 जूल जितनी एनर्जी सन से कैप्चर की, ठीक है। फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा ना तो 10,000 का, ठीक है, 10,000 का 10% निकालो तो 10,000 का 10% मतलब कि अपॉन में 100 आ गया, कितना आया? 1000, ठीक है। तो फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसको कितना जाएगा? 1000 जूल एनर्जी जाएगा। फिर 1000 का 10% निकालो, सेकेंडरी में कितना जा रहा है? सिर्फ 100 जूल जाएगा। फिर इसका 10% निकालो, टर्शरी में कितना जा रहा है? सिर्फ 10 जूल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए लाइक जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग टर्शरी में आ जाते हैं तो हमारे पास कितना एनर्जी आता है? सिर्फ 10 जूल जितना ही एनर्जी आता है, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है बच्चा पार्टी, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, राइट इट्स नेम, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं उसके अपन को नाम लिखने हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाए ऑन द अर्थ, ठीक है। जैसे कि खाना खाना, न्यूट्रिशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना उस खाने को, जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर निकालना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जब हम चलते हैं तो पूरी बॉडी हमारी एक साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके चलती है, ग्रोथ करना, मूवमेंट करना एंड रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हैं दीज आर द नेम्स ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, जो ज़रूरी हैं एक स्पीशीज को जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट 37, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। अब कह रहा है, देखो सेम क्वेश्चन ऊपर की तरफ था, वहाँ पे स्टेट कंडक्टर का पूछा था, अभी ये पूछ रहा है सेम क्वेश्चन फॉर द सर्कुलर लूप, ठीक है। तो एक तो बेटा जी इसके अंदर ये आ जाएगा, अब 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि करंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में कैसे होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, जो हमने स्टेट कंडक्टर में देखा था ना सेम। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। दूसरा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। मैंने इसका आपको फिगर दिया हुआ है, देखो बेटा, जैसे ये कॉइल आपको लूप आपको दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे रेडियस जो है वो बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है, ठीक है, मेन सेंटर हुआ। अब ये कर्व देखो सीधे सीधे मतलब कितना दूर होता जा रहा है, तो कर्वेचर भी खुलता जा रहा है। पहले क्या सर्कल था, ठीक है, खुलता जा रहा है, सेंटर पे आते तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेडियस से
कॉइल है ना, ठीक है, कॉइल के रेडियस से जितना दूर होते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। वहाँ पे अपने डिस्टेंस की बात की थी, यहाँ पे रेडियस की बात है, बात तो वही है ना, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर लूप है इसके लिए वी आर यूजिंग द रेडियस। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अच्छा ये जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग जब कॉइल को यहाँ पे बांधते हैं, ठीक है, तो जितना ज़्यादा तुम टर्न्स करोगे, ठीक है, कोई वायर है, वायर ऐसे करके आप ना इसको यूँ पूरा का पूरा टर्न करते जा रहे हो, वायर को ऐसे घुमाते जा रहे हो, तो जितना ज़्यादा टर्न करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जितने कम टर्न्स करोगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसके लिए B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये 3 कैरेक्टर्स आते हैं। आपको फिगर ड्रॉ नहीं करना है, मैंने ये फिगर सिर्फ आपको समझने के लिए दिया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है। तो बच्चा बाटे यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है सेक्शन B ऑफ द गाला पेपर सॉल्यूशन 2। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई, आपको आंसर्स ईजी लगे होंगे। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन C के अंदर। उसके अलावा आपको कोई और हेल्प चाहिए तो डू कमेंट मी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बताते हैं कि हाँ हमारी मेहनत जो है वो सफल हो रही है, बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आपका मिलना तो होता नहीं है। तो मैसेज कैसे कन्वे करें, तो मैसेज आप मुझे कन्वे करके बताइए थ्रू द, ठीक है, क्योंकि मैं तो फिर भी आपको वीडियो के माध्यम से कुछ बोल देती हूँ, बट आप मुझे बोल सकते हैं थ्रू द लाइक एंड द कमेंट, और दूसरा भी है बाय शेयरिंग माय वीडियो। तो चलिए मेरा वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको पसंद लगता है, आपको वर्दी लगता है। रिकमेंड कीजिए मेरा चैनल 10th वाले सभी बच्चों को जो गुजरात बोर्ड में हैं, जिनके लिए ये आंसर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हों। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।